नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। चौहान राजवंश हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने विग्रहराज चतुर्थ को पूरा पढ़ लिया था। आज हम उसके उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, विग्रहराज चतुर्थ का उत्तराधिकारी अपरांगेय हुआ या अपरागांगेय हुआ, इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिलती। 1163 से 1165 तक उसने शासन किया, योग्य शासक था। और उसके बाद फिर अगला जो शासक बना वो पृथ्वीराज सेकंड बना, जो कि जगदेव का पुत्र था, है ना, जो कि जगदेव का पुत्र था। ठीक है। तो पृथ्वीराज सेकंड के बारे में कुछ सांस्कृतिक बातें मिलती हैं, तो उनको हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। पृथ्वीराज सेकंड के बाद जो अगला शासक बनेगा, अर्णोराज का पुत्र सोमेश्वर, कांचन देवी का बेटा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलो, मैं आज हेडिंग डालता हूँ, सीधा हेडिंग डाल देता हूँ, पृथ्वीराज सेकंड। ठीक है। तो आप भी हेडिंग डाल दीजिए, पृथ्वीराज सेकंड। पृथ्वीराज सेकंड हम पढ़ेंगे। पृथ्वीराज सेकंड जो है, प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इनका भी शासनकाल कोई बहुत लंबा नहीं रहा है। 1165 से और 1167 तक इनका शासनकाल रहेगा। 66 तक ही मान लीजिए आप, एक तरीके से। नहीं, 67 तक है ना। 67 तक है, 1167 तक है। ठीक है। हाँ, लिखना चाहो तो लिख दो। वैसे शासनकाल कहीं नहीं पूछते इनका, बस क्रम पूछते हैं। 1165 से और 1167 तक, है ना, ईस्वी है ये। ठीक है। तो पृथ्वीराज सेकंड के बारे में देखो क्या होता है। आ, मैं एक लाइन यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको बढ़िया से बात समझ में आ जाएगी कि विग्रहराज के बाद अपरांगे, विग्रहराज के बाद अपरांगे व अपरांगे के बाद अपरांगे के बाद पृथ्वीराज सेकंड शासक बनते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज सेकंड शासक बनते हैं। अब पृथ्वीराज सेकंड के समय की क्या बातें हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो एक हाँसी अभिलेख के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना, हाँसी अभिलेख, जो कि चौहानों को चंद्रवंशीय बताता है, चंद्रवंशी क्षत्रिय बताता है। हाँसी अभिलेख वो हरियाणा से मिला है। हाँसी अभिलेख में जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज सेकंड ने और हाँसी के ऊपर अधिकार कर लिया था, जो कि हरियाणा में पड़ता है, और वहाँ पर अपने मामा किल्हण की नियुक्ति कर दी थी। बस एक लाइन है। और दूसरी जो बात मिलती है वो ये मिलती है कि जो धौड़ अभिलेख है, जो भीलवाड़ा से मिला है, वो पृथ्वीराज सेकंड के समय का ही है। और जो हाँसी अभिलेख था वो भी इसी का था, पृथ्वीराज सेकंड का ही ना, सॉरी। तो जो धौड़ अभिलेख है, भीलवाड़ा से मिला है, उसमें यह जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज सेकंड ने अपनी पत्नी सुहाव देवी के लिए धौड़ भीलवाड़ा में और एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जो रूठी रानी का मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इस मंदिर में ही यह धौड़ का अभिलेख हमको मिलता है। ध्यान रहे, यहीं पर एक रूठी रानी का महल भी इसी पृथ्वीराज सेकंड ने बनवाया था। इसके अलावा जो मेनाल है, मेनाल में भी, मेनाल चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मेनाल चित्तौड़गढ़ में पड़ता है ना, मेनाल। हाँ, मेनाल में भी शायद चित्तौड़ में पड़ता है या भीलवाड़ा में पड़ता है, आप देख लेना, मैं एग्जैक्टली कंफ्यूज हो रहा हूँ अब। मेनाल में इसने पृथ्वीराज सेकंड ने और अपनी पत्नी यही सुहाव देवी के लिए और एक और शिव मंदिर बनवाया, जिसे सुहेश्वर मंदिर कहा जाता है। बस ये बातें हैं। और निसंतान इसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से ये ध्यान रखना, ये था जगदेव का पुत्र। और जगदेव किसका पुत्र था? जगदेव था
जो हमारे थे ना, अर्णोराज। अर्णोराज के दो पत्नियां थी, मैंने आपको बताई, एक तो सुधवा और एक कांचन देवी। तो कांचन देवी का पुत्र था ये, कांचन देवी का पोता था एक तरीके से। कांचन देवी का पुत्र, सॉरी, जो जो ही राजकुमारी सुधवा थी, सुधवा का पुत्र था जगदेव, है ना। और एक था विग्रहराज चतुर्थ। और जगदेव का बेटा तो पृथ्वीराज सेकंड हुआ। और विग्रहराज चतुर्थ का बेटा के दो बेटे हुए, एक तो अपरांग्य और एक नागार्जुन। नागार्जुन अभी छोटा था, और अपरांग्य को हटाकर तो ये शासक बना ही था। इसलिए अभी नागार्जुन छोटा था तो ये शासक बन गया। जब ये इसकी मृत्यु हो गई तो फिर कांचन देवी का बेटा, जो दूसरी पत्नी थी अरुणराज की, उसका बेटा सोमेश्वर शासक बनेगा, है ना। तो वो कहानी हम पढ़ेंगे आगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ पूरा, ठीक है। तो चलो, क्या बात है, हम एक नंबर पे लिखेंगे अभी हास्य अभिलेख, है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं हास्य अभिलेख, ठीक है, हास्य अभिलेख, ठीक है। तो हम इसमें लिख देंगे कि यह पृथ्वीराज सेकंड का है। सबसे पहले तो यह पृथ्वीराज सेकंड का है, ठीक है। इसका है, पृथ्वीराज सेकंड का है, पहली बात। दूसरा, इससे जानकारी मिलती है कि, इससे जानकारी मिलती है कि, इससे जानकारी मिलती है कि आ, पृथ्वीराज सेकंड ने, पृथ्वीराज सेकंड ने हांसी पर अधिकार कर लिया था। हांसी पर अधिकार करके, अधिकार करके, हांसी पर अधिकार करके, और अपने मामा किलहण को यहाँ नियुक्त किया। अपने मामा किलहण को, अपने मामा किलहण को नियुक्त किया। अपने मामा किलहण को नियुक्त किया, ठीक है। ये बात मिलती है। और हांसी कहाँ है ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, हरियाणा में है, आप ध्यान रखना बस। HR लिखा है मैंने शॉर्ट में, ठीक है। अगला जो अभिलेख है वो है धौड़ अभिलेख। धौड़, है ना, धौड़ अभिलेख। धौड़ अभिलेख कहाँ है? भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। तो धौड़ अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज सेकंड ने, हम यहाँ पे सीधा ही लिख देते हैं, पृथ्वीराज सेकंड ने अपनी पत्नी सुहाव देवी के लिए, सुहाव देवी के लिए, सुहाव देवी के लिए, अपनी पत्नी सुहाव देवी के लिए धौड़ में, धौड़ कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। धौड़ में एक शिव मंदिर बनवाया। एक शिव मंदिर बनवाया। एक शिव मंदिर बनवाया जिसे, जिसे रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। जिसे रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। जिसे रूठी रानी का मंदिर कहा जाता है। यह अभिलेख इसी मंदिर से मिला है। यह अभिलेख, यह अभिलेख इसी मंदिर से मिला है। यह अभिलेख इसी मंदिर से मिला है, ठीक है। एक बात तो ये मिलती है। दूसरी हम बात कर सकते हैं कि यहीं, यानी कि धौड़ में ही, है ना, यहीं पर, यहीं का मतलब धौड़ में, है ना, यहीं पर एक रूठी रानी का महल भी है। यहीं पर एक रूठी रानी का महल भी है। यहीं पर एक रूठी रानी का महल
भी है, यहीं पर एक रूठी रानी का महल भी है। ठीक है, एक बात तो हो गई है। दूसरी इसी दौड़ अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज सेकंड ने पृथ्वीराज सेकंड ने मेनाल भीलवाड़ा में ही है, मैं उस समय गलत बता रहा था, अब मेरे को क्लियरली याद आ रहा है, मेनाल भीलवाड़ा में है, चित्तौड़ में नहीं है ना। मेनाल में एक शिव मंदिर और बनवाया। मेनाल में एक शिव मंदिर अपनी पत्नी पत्नी तो सामान्य आदमी की होती है, रानी हम लिखेंगे यहाँ पे, मैंने वैसे पत्नी लिखा है यहाँ पे, ये आप रानी कर देना इसको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रानी ज़्यादा उचित है। ठीक है, अपनी रानी सुहाव देवी के लिए, सुहाव देवी के लिए बनवाया, इसलिए 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 इसे इसलिए इसे सुहावेश्वर मंदिर, सुहावेश्वर मंदिर कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके बाद जो है बस पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो जाती है। ठीक है, पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हो जाती है। निसंतान मृत्यु की बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पृथ्वीराज सेकंड की सेकंड की मृत्यु निसंतान हो जाती है। ठीक है, हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना, पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु निसंतान हो जाती है। एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर रूठी रानी का जो महल है वो तो अजमेर में है, फिर ये रूठी रानी का महल यहाँ कैसे? दरअसल रूठी रानी के महल के नाम से 3 महल हमको राजस्थान में मिलते हैं, राजपूताने में मिलते हैं। एक रूठी रानी का महल मैंने आपको कर बताया है, अजमेर में है ना, जो कि उमा दे उसमें रूठ के चली गई थी, है ना, अजमेर में है। और जो कि उमा दे के महल हैं वो बिल्कुल उमा दे जो कि मालदेव की पत्नी थी, है ना, उमा दे। और दूसरा रूठी रानी का महल हमारा ये हो जाएगा, पृथ्वीराज सेकंड की जो पत्नी थी, जो रानी थी, सुहाव देवी के महल दौड़ में। और तीसरा जो रूठी रानी का महल मिलता है वो मिलता है हमको उदयपुर में पिछोला झील के किनारे, वहाँ पे उदयपुर महाराणा जय सिंह की पत्नी कोमला दे के महल हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोल के बता दिया। एक तो देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहूँगा, रूठी रानी के महल, है ना, रूठी रानी के महलों की हम बात करें तो एक हो जाएगा हमारा मालदेव की पत्नी, मालदेव की रानी लिखेंगे, चलो मालदेव की रानी उमा दे, उमा दे के महल। ठीक है, ये कहाँ है? अजमेर में, है ना, अजमेर नंबर 1। नंबर 2 ये पृथ्वीराज सेकंड की रानी सुहावदे के महल, सुहावदे के महल, ये कहाँ है? धौंड में, धौड़ भीलवाड़ा लिख देना आप। और तीसरा मैं लिखूँ महाराणा, मेवाड़ महाराणा मेवाड़ महाराणा लिख देता हूँ, मेवाड़ महाराणा जय सिंह की रानी कोमला दे के महल, कोमला दे के महल, ये कहाँ पड़ते हैं? उदयपुर में है, मैं UDR लिख रहा हूँ, उदयपुर पिछोला झील के किनारे, ध्यान रखना, पिछोला झील लिख दी मैंने। ठीक है,
आप लिख देना अपने स्तर पे। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे ना, चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, तो चीज़ें आसानी से याद हो जाती है। किसी प्रकार का सवाल यहाँ पे गलत हमारा नहीं होता है। ठीक है, 3 प्रकार के महल हैं रूठी रानी के, जो आपको ध्यान रखने हैं। रूठी रानी का मंदिर पूछे तो दौड़ में है ना, वो भी बात आपको याद रखनी है। तो अब इसके बाद हमारी जो अगले शासक आ जाएंगे वो आ जाएंगे सोमेश्वर। और अर्णोराज के जो पत्नी थी कांचन देवी, चालुक्य राजकुमारी कांचन देवी, उसका पुत्र था सोमेश्वर, वो अगला शासक बनेगा। ठीक है, अब कैसे बनेगा वो कहानी मैं अभी बताता हूँ बोल के, आप इसको उतारें, तब तक हम जो है ये स्लाइड पे आते हैं। ठीक है, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपने इसको उतार लिया होगा ऐसी मुझे आशा है, और बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा, बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे, और बढ़िया तरीके से आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, नहीं आ रहा है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप मेरे से टेलीग्राम, व्हाट्सएप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम अगले शासक को पढ़ते हैं, सोमेश्वर चौहान को। ठीक है, तो देखिए हम हेडिंग डालते हैं सोमेश्वर चौहान। ठीक है, तो सोमेश्वर चौहान के बारे में आपको बताऊं, ये जो सोमेश्वर चौहान थे, ये जब अर्णोराज की अर्णोराज की जब मृत्यु हुई, और जगदेव ने अर्णोराज की मृत्यु की थी, है ना, जगदेव ने अर्णोराज की मृत्यु की थी। देखो मैं एक बार फिर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि सोमेश्वर कौन था, है ना। अर्णोराज के उत्तराधिकारी, अर्णोराज की 2 पत्नियां थी। एक कौन थी, एक तो थी जोहिया राजकुमारी सुधवा, है ना, एक थी सुधवा, और एक थी कांचन देवी, है ना। कांचन देवी ये चालुक्य राजकुमारी थी, आपको पता ही होगा, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री, चालुक्य राजकुमारी थी, जय सिंह सिद्धराज की पुत्री थी, है ना। अब इससे सुधवा से जो पुत्र हुए थे वो कौन कौन हुए थे, एक तो हुआ था जगदेव, है ना, एक तो जगदेव हुआ, और एक कौन हुआ, विग्रहराज चतुर्थ, यही तो हमने पढ़ा, विग्रहराज चतुर्थ। और इससे कौन हुआ, इससे हुआ सीधा सोमेश्वर, है ना, ये सोमेश्वर। ठीक है, ये सोमेश्वर हुआ। और जगदेव से हुआ पृथ्वीराज सेकंड, है ना, यही तो हमने पढ़ा है, पृथ्वीराज सेकंड। और इससे 2 हुए कौन कौन, एक तो अपरांग्य हुआ, और एक कौन था, नागार्जुन था। अब अर्णोराज के बाद शासक कौन बना था, अर्णोराज को मार के और जगदेव शासक बना था। जगदेव के बाद शासक बना ये विग्रहराज फोर्थ के बाद शासक बना अपरांग्य, है ना, अपरांग्य को इसके बाद शासक बना ये सेकंड, है ना, 4 नंबर पे। अब दरअसल देखो, ये बन लिया, ये बन लिया, ये बन लिया, ये तीनों खत्म हो गए। ये था छोटा, अभी ये क्या था, अल्पवयस्क था, है ना, अल्पवयस्क था। इसलिए इसके बाद अगला जो शासक बनेगा ये अल्पवयस्क था, यहाँ कोई बचा नहीं, तो फिर ये सोमेश्वर शासक बनेगा। लेकिन हुआ कुछ यूं था, ये सोमेश्वर हमने ये लिख दिया, लेकिन ये मैं बात बता रहा हूँ यहाँ की, जब ये अर्णोराज की मृत्यु हुई और जगदेव शासक बना, तो चूंकि विग्रहराज भी यहाँ पे तैयार था शासक बनने को, ये भी तैयार था, ये भी था, ये तो छोटा था, है ना। तो तीनों यहाँ पे उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, और एक दूसरे को मारने पर तुले हुए थे ये लोग। तब कांचन देवी ने सोचा कि मैं मेरे बेटे को क्यों मरने दूं शासन के चक्कर में। कांचन देवी सोमेश्वर को लेके चली जाती है गुजरात में। ठीक है, कहाँ चली जाती है, गुजरात चली जाती है, जहाँ पे इसका पीहर पक्ष था, सोमेश्वर का ननिहाल था। वहीं पे इसका लालन पालन होता है सोमेश्वर का, और वहीं पे ये बड़ा होता है। ठीक है, सोमेश्वर का लालन पालन कहाँ होता है, गुजरात में, है ना, चालुक्यों के यहाँ, वहीं पे ये बड़े हुए। और जब सोमेश्वर बड़ा हुआ तो कुमारपाल चालुक्य के पक्ष में युद्ध करने कोंकण अभियान पर गया, और कोंकण के राजा जो मलिक अर्जुन थे उसको इसने युद्ध में पराजित कर दिया, जिससे प्रसन्न होकर और कलचुरी चेदी के जो शासक थे अजय राज या अचल राज, उसने अपनी पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर के साथ कर दिया। ठीक है, अभी ये वहीं है गुजरात में, गुजरात के साथ अभियान कर रहा है, वहीं पे इसकी शादी हो गई।
उसके बाद जब इसकी मृत्यु हुई पृथ्वीराज सेकंड की, ये देखो, उसके बाद जगदेव के बाद शासक ये बना, इसके बाद ये बना, इसके बाद ये बना। जब इसकी मृत्यु हुई तो फिर सोमेश्वर को सूचना भिजवाई अजमेर से कि सोमेश्वर आप आइए और यहाँ पे शासन करने वाला कोई है नहीं, आप अजमेर का शासन संभालिए। तब सोमेश्वर आता है और अजमेर का शासन करता है। तब तक ये काफी बड़ा हो चुका था, शादी हो चुकी थी, वहां पे युद्ध जीत चुका था। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है, आपको समझ में आ गई होगी पूरी चीजें। ठीक है, अब मैं यहीं पे थोड़ी सी बात और लिखना चाहूँ। यहीं पे क्या अपन हेडिंग डाल रखी है सोमेश्वर, तो वहीं पे लिखें या यहीं पे लिखें? यहीं पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, आपको थोड़ा सा यहीं पे चीज़ें अच्छी तरीके से थोड़ी सी समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहीं लिखता हूँ कि अर्णोराज की मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, यहाँ से हम बात स्टार्ट करेंगे, है ना। अर्णोराज की मृत्यु किसने की थी? जगदेव ने की थी, इसलिए जगदेव को चौहानों का पहला पितृंता शासक कहा जाता है। मेवाड़ का पहला पितृंता शासक किसको कहा जाता है? उदा को। कुंभा का पुत्र, कुंभा की हत्या की थी। मारवाड़ का पहला पितृंता मालदेव को, दूसरा पितृंता भक्त सिंह को, है ना। इस प्रकार से चीजें पूरी याद हो जानी चाहिए आपको। अब तो रट्टा मार देना चाहिए, मतलब इतना पढ़ा है तो सारी चीजें एकदम उंगलियों में हो जानी चाहिए, है ना। और जब पूरा राजस्थान का इतिहास पढ़ लेते हैं ना, तो ऐसे ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि इस समय मेवाड़ में ये था, मारवाड़ में ये था, जयपुर में ये था, मतलब बीकानेर में ये था। पूरी चीज पता चल जाती है जब पूरा इतिहास ढंग से पढ़ते हैं, तो ऐसा ही होता है ना। चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। सोमेश्वर के बारे में हम लिखते हैं कि जब जब अर्णोराज, वैसे तो आप पूरी कहानियां समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं। जब अर्णोराज की मृत्यु हुई मृत्यु हुई तो उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ। उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। संघर्ष हुआ, हाँ। इसलिए इसलिए सोमेश्वर की रक्षा हेतु सोमेश्वर की रक्षा हेतु कांचन देवी सोमेश्वर को गुजरात ले जाती है। सोमेश्वर को अपने पीहर, कहाँ पड़ता है? गुजरात, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ले जाती है, ठीक है। पीहर ले जाती है, ठीक है। इतनी बात लिखी। यहीं पर इसका लालन पालन होता है, ठीक है। यहीं पर इसका लालन पालन होता है, यहीं पर इसका जो है लालन पालन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी यहाँ तक कि यहीं पर लालन पालन होता है। बड़े होने पर, अब मैं सीधा यहाँ पे ये लिखता हूँ। चलो यहीं पे एक बात और लिख देते हैं, अभी जगह है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बड़े होने पर सोमेश्वर बड़े होने पर सोमेश्वर चालुक्य शासक कुमारपाल के कोंकण अभियान पर जाता है तथा कोंकण शासक मलिक अर्जुन को पराजित करके वीरता का परिचय देता है, ठीक है। वीरता का परिचय देता है, ठीक है। वीरता का परिचय देता है। अब इसकी इस वीरता से प्रसन्न होकर, और जो है कलचूरी चेदी शासक जो था अजय राज या अचल राज, वह अपनी पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह और इस सोमेश्वर के साथ कर दिया जाता है, ठीक है। चलो मैं यही लिख देता हूँ, अब इसी क्रम में आप लिखना। आप तो ऐसे लिख ही रहे होंगे आपके रजिस्टर में। मेरा ये पन्ना भर गया है एक तरीके से, तो मैं इसको मिटाकर और यहाँ से लिखना प्रारंभ करता हूँ। इसके नीचे लिख रहा हूँ ना,
तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ये पूरी कहानी मैंने फिर से इसलिए लिखी है कि आपको फिर से समझ में आ गई होगी, है ना। हाँ, जो है दिमाग से निकल जाती है वैसे। हम भी, मेरे भी दिमाग से निकल जाती है, लेकिन मैंने क्या ना कि बार बार जब इनको पढ़ा है ना, तो अब ये चीज़ माइंड में बैठ ही गई है मेरे को। देखो, रोज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शायद ये वाली बात जो है, ये डायग्राम वाली बात शायद 3 या 4 बार क्लास में अब तक रिपीट कर दी है ना। तो सेट हो ही जाती है माइंड में। आप भी 3 4 5 बार पढ़ोगे तो फिर हो जाएगी, फिर कभी नहीं भूलोगे। चलो, अब मैं लिख रहा हूँ कि इस वीरता से प्रसन्न होकर, इस वीरता से प्रसन्न, इस वीरता से प्रसन्न होकर, इस वीरता से प्रसन्न होकर तेदी के, तेदी के खलचूरी शासक अजय राज या अचल राज, अजय राज या अचल राज ने अपनी पुत्री कर्पूरी देवी, कर्पूरी देवी, इसी के बेटे के रूप में जन्म होगा पृथ्वीराज तृतीय का। कर्पूरी देवी का विवाह, का विवाह सोमेश्वर के साथ करवा दिया, सोमेश्वर के साथ किया। ठीक है, ये बात हो गई। अभी तक ये गुजरात में ही है। अब अगली लाइन हम लिखेंगे कि पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु के बाद सांभर के, सॉरी, अजमेर के सामंतों ने और सोमेश्वर को गुजरात से बुलाकर और अजमेर का शासक बना दिया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु के बाद, पृथ्वीराज सेकंड की निसंतान मृत्यु हुई थी, अभी हमने लिखा ही है। पृथ्वीराज सेकंड की मृत्यु के बाद अजमेर के सामंतों ने, अजमेर के सामंतों ने, अजमेर के सामंतों ने सोमेश्वर को, सोमेश्वर को गुजरात से बुलाकर, गुजरात से बुलाकर, गुजरात से बुलाकर, गुजरात से बुलाकर और अजमेर का शासक बनाया, अजमेर का शासक बनाया, अजमेर का शासक बनाया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये अजमेर का शासक बन जाता है। मतलब एक तरीके से राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी अजमेर में, कोई भी शासक बचा नहीं था। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि इनको बुला लिया, सोमेश्वर चौहान को बुला लिया गुजरात से और शासक बना दिया अजमेर का। इसके समय में कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। आरंभ में तो चौहानों का चालुक्यों के साथ बढ़िया अच्छा संबंध बना रहा, क्योंकि सोमेश्वर चालुक्यों के पास से तो आया ही था, इसलिए कोई संघर्ष नहीं हुआ। लेकिन चालुक्य शासक भीम सेकंड ने, और जब आबू के शासक जयद्रथ सिंह के ऊपर आक्रमण किया, तो सोमेश्वर उसके खिलाफ लड़ने चला गया। किसके खिलाफ? गुजरात के चालुक्य शासक के खिलाफ, और जयद्रथ सिंह की सहायता करने पहुंच गया। मगर लड़ते हुए शहीद हो गया। ठीक है, ये बात है बस, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मैं लिख देता हूँ। सोमेश्वर के समय, सोमेश्वर के आरंभिक काल में, आरंभिक काल में चौहान चालुक्य संघर्ष, चौहान चालुक्य संघर्ष नहीं हुआ, नहीं हुआ, मगर अंतिम समय में, मगर अंतिम समय में
यह संघर्ष हुआ क्योंकि हुआ, ठीक है। चालुक्य शासक, चालुक्य शासक भीम सेकंड, या इसको जो है मूलराज सेकंड भी माना जाता है, भीम सेकंड ने आबू शासक जैत्र सिंह, आबू शासक जैत्र सिंह पर, आबू शासक जैत्र सिंह पर आक्रमण किया, आक्रमण किया तो सोमेश्वर, सोमेश्वर भीम सेकंड के विरुद्ध, भीम सेकंड के विरुद्ध, भीम सेकंड के विरुद्ध जैत्र सिंह की सहायता हेतु जाता है, जैत्र सिंह की सहायता हेतु जाता है, मगर वीर गति को प्राप्त होता है, वीर गति को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से मारा जाता है, किसके खिलाफ? भीम सेकंड के खिलाफ मारा जाता है, जैत्र सिंह की सहायता करते करते। ये था सोमेश्वर चौहान का इतिहास, इसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर चौहान की एक उपाधि मिलती है प्रताप लंकेश्वर, और इसके बारे में कुछ यूँ मिलता है कि इसने अजमेर में अपने पिता अर्णोराज व स्वयं की मूर्ति बनवाई थी। और दूसरा ये मिलता है कि इसने जो है इसका एक मंत्री था कदम्बवास या कैम्बास, जो कि आगे चल के पृथ्वीराज से थर्ड के का भी मंत्री रहेगा, उसने और नागौर का किला बनवाया था, जिसका नाम मिलता है हमको अही छत्रपुर मिलता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं दोनों, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अन्य, अन्य बातों में लिख देते हैं अन्य, अन्य में हम लिखें तो बिजोलिया अभिलेख में, बिजोलिया अभिलेख, बिजोलिया अभिलेख में सोमेश्वर को, सोमेश्वर को प्रताप लंकेश्वर की उपाधि, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि दी गई है, पहली बात। नंबर 2, इसने इसने स्वयं व अपने पिता अर्णोराज की मूर्ति अजमेर में बनवाई, अजमेर में बनवाई, ठीक है। एक ये एक बात और मिलती है कि इसने वैद्यनाथ मंदिर, 5 वैद्यनाथ मंदिर बनवाए थे ना अजमेर में, अजमेर में इसने 5 वैद्यनाथ, 5 वैद्यनाथ मंदिर बनवाए, जिन्हें, जिन्हें 5 कल्पवृक्ष के नाम से, के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो ये था प्यारे साथियों सोमेश्वर चौहान के बारे में, प्रमुख प्रमुख बातों का जिक्र मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब हम आते हैं इसके बाद अगले शासक के रूप में, जो शासक बनेंगे वो बनेंगे, इनका जो शासनकाल रहेगा करीब 66 से
और 77 तक रहेगा। 77 में जो अगला शासक बन जाएंगे वो बनेंगे हमारे कौन, पृथ्वीराज तृतीय, जो कि महज 11 साल की उम्र में शासक बनेंगे। 66 से नहीं 67 से होगा इनका ना, 67, क्योंकि 65 से 67 उनका रहा था इनसे पहले वाले का। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और हम बात करते हैं पृथ्वीराज तृतीय की। वैसे पृथ्वीराज तृतीय को मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मगर पृथ्वीराज तृतीय के जो मुस्लिम शासकों के साथ संघर्ष थे मोहम्मद गोरी के साथ, वही मैंने पढ़ाए थे। अब उनकी कुछ जो है स्थानीय समस्याएं थी, लोकल समस्याएं थी, और कुछ दिग्विजय अभियान में 2-3 अभियान थे, वो हमको पढ़ने हैं। बाकी पृथ्वीराज तृतीय हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं इसको मिटाकर और मैं आता हूँ पृथ्वीराज तृतीय के ऊपर, और आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं यहीं पे, है ना। चलो, ये मैंने मिटा दिया और आपने इसको बढ़िया तरीके से उतार लिया होगा। ठीक है विद्यार्थियों, लगातार पढ़ते रहना, तो बढ़िया चीज़ें, बढ़िया तरीके से चीज़ें जो हैं आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो, ये मैंने मिटा दिया और हम हेडिंग डालते हैं पृथ्वीराज तृतीय के बारे में। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, अब देखो पृथ्वीराज तृतीय, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका पिता सोमेश्वर था, माता कर्पूरी देवी थी, और वो गुजरात में थे, वहीं पे उनकी शादी हुई थी। कोंकण अभियान में जब जीते सोमेश्वर, तो चेदी के जो शासक थे, क्या नाम था, चलराज, उसने अपनी पुत्री कर्पूरी देवी का विवाह सोमेश्वर चौहान के साथ किया। फिर वो गुजरात आ गए। गुजरात के अनिल पाटन, अनिलवाड़ा या अनिलपुर, जो कि चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी, में ही और पृथ्वीराज थर्ड का जन्म हुआ वहीं पर, और करीब 1166 में ये जन्म हुआ था, और उसके बाद 11 साल की उम्र में ये शासक बनते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, पर मैं लिख देता हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन। पिता कौन थे? पिता सोमेश्वर चौहान। माता, ये बड़े शासक के बारे में पूछ लेते हैं कई बार। माता कर्पूरी देवी, कौन थी ये? चालुक्य तो नहीं थी, ये कौन थी? कलचुरी चेदी, है ना, चेदी, हाँ, कलचुरी चेदी राजकुमारी थी, आप याद रखना। और इस प्रकार से जन्म कहाँ हुआ? जन्म स्थान पूछ लेते हैं कई बार। अनहिल पाटन भी मिलता है, अनहिलपुर भी मिलता है, अनहिल पाटन, और अनहिलवाड़ा भी मिलता है, अनहिलवाड़ा। ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में आए, जो भी एग्ज़ाम पेपर में छपे, आपको बस आपको आंसर टिक कर देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, महज 11 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की उम्र में शासक बनते हैं, शासक बनते हैं, शासक बनते हैं। ये संरक्षक रही थी इसकी, इनकी ध्यान रखना, संरक्षक बनी। क्यों? 11 वर्ष का बच्चा क्या ही शासन करेगा, एक राज्य को कैसे संभालेगा 11 साल का बच्चा? तो उसकी शासिका, मतलब संरक्षिका के रूप में कर्पूरी देवी बनी। इसके अलावा इनका जो मंत्री था कैम्बवास, वो भी इनके साथ में था, ये भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मंत्री कौन था? कैम्बवास, है ना, कैम्बवास मंत्री था। इसने जो है नागौर दुर्ग का निर्माण करवाया था, नागौर के अहिछत्रपुर दुर्ग का निर्माण करवाया था ना। हमने इसको उसमें नहीं लिखा पिछले शासक में, उसके समय में ही करवा दिया था, ध्यान रखना, है ना। नागौर दुर्ग, अहिछत्रपुर के निर्माता, है ना, के निर्माता। लेकिन किसके शासनकाल में? जो इनसे पहले थे सोमेश्वर के शासनकाल में, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सोमेश्वर के शासनकाल में, सोमेश्वर के शासनकाल में। मैंने वैसे बोल के सुनाया था, शायद मैं लिखना भूल गया, अब जाके याद आया यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा भुवनेक मल्ल भी इनके जो सेनापति थे, उसमें जो है भुवनेक मल्ल का नाम आता है ना, एक था भुवनेक मल्ल है, और क्या नाम से कैम्बवास है, और वो सेनापतियों को मैं वहाँ पे लिखा चुका हूँ। आप जो मेरी क्लास है, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ लड़ा था, उसमें जाके देखना, मैंने बढ़िया तरीके से करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, सेनापति मैं लिख सकता हूँ
भुवनेक मल्ल, है ना, भुवनेक मल्ल, ठीक है, भुवनेक मल्ल, ठीक है। इसके अलावा इनके जो नाना लगते थे, नाना, वो लगते थे अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, दिल्ली के शासक थे अनंगपाल तोमर, है ना, दिल्ली शासक, दिल्ली शासक। मतलब अनंगपाल तोमर दिल्ली शासक कैसे लगते थे, ये नहीं पता है, क्योंकि इनकी माता तो कर्पूरी देवी है, तो इनके वास्तविक नाना तो उधर के कलचुरी चेदियों के होने चाहिए, लेकिन अनंगपाल तोमर भी इनके नाना लगते थे, ऐसा हमको पृथ्वीराज रासो बताता है। पृथ्वीराज रासो ये कहता है कि जो गहड़वाल शासक जयचंद था, वो जयचंद की माता और पृथ्वीराज तृतीय की माता दोनों खास बहनें थी, और उनका पिता अनंगपाल तोमर था। इस प्रकार से जयचंद गहड़वाल का नाना जी भी अनंगपाल तोमर हुआ, और पृथ्वीराज तृतीय के नाना भी अनंगपाल तोमर हुए। और चूंकि कहते हैं कि अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का शासन पृथ्वीराज तृतीय को सौंप दिया था। इसलिए जो जयचंद गहड़वाल था वो पृथ्वीराज तृतीय से नाराज हो गया था, इसलिए दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था, ऐसा पृथ्वीराज रासो है उसमें बताया गया है। जबकि पृथ्वीराज तृतीय और जो जयचंद गहड़वाल था उसके बीच संघर्ष का कारण हम अधिकतर जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं संयोगिता को लेकर। संयोगिता का मामला कौन बताता है हमको, दशरथ शर्मा जी बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा बताते हैं, सीवी वैद्य बताते हैं, ठीक है। ये तीन शासक है, तीन इतिहासकार ऐसे हैं जो हमको जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज तृतीय के बीच संघर्ष का कारण कौन बताते हैं, संयोगिता को जो बताते हैं वो गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और एक बताते हैं सीवी वैद्य, ठीक है। जबकि पृथ्वीराज रासो क्या कहते हैं कि अनंगपाल तोमर ने दिल्ली पृथ्वीराज तृतीय को सौंप दी थी, इसलिए जयचंद गढ़वाल नाराज हो गया था, क्योंकि दोनों मौसेरे भाई थे। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे यहाँ पे, ये एक बेसिक बात थी जो मैंने आपको बताई। अब मैं पृथ्वीराज तृतीय के आरंभिक संघर्ष की बात करूं, है ना, आरंभिक समस्या, ठीक है, आरंभिक समस्या। आरंभिक समस्या में मैं आपको बताऊं कि सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो नागार्जुन का विद्रोह हुआ इसके समय में, है ना। नागार्जुन कौन था, मैंने आपको बढ़िया तरीके से अभी यहाँ पे डायग्राम बना के बताया था। उसमें जो अपरांगीय था उसका भाई था नागार्जुन, जो कि विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था। इसने सबसे पहले विद्रोह किया पृथ्वीराज थर्ड के खिलाफ, और जो गुड़गांव पड़ता है, गुड़गांव अभी वर्तमान में हरियाणा में पड़ता है, राजस्थान के पूर्वी राजस्थान के टच में है, तो गुड़गांव पर इसने अधिकार कर लिया था नागार्जुन ने, ठीक है। और नागार्जुन ने जब गुड़गांव पर अधिकार किया तो पृथ्वीराज ने अपने सेनापति कदम्बास के सहयोग से और नागार्जुन के विद्रोह का दमन कर दिया और इसको भगा दिया। इस प्रकार से जो पृथ्वीराज थर्ड की पहली सफलता मानी जाती है वो नागार्जुन के विद्रोह को दमन करने वाली मानी जाती है, ठीक है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसने विद्रोह करते हुए गुड़गांव पर अधिकार किया। गुड़गांव अभी हरियाणा में पड़ता है ना, गुड़गांव पर अधिकार किया, गुड़गांव पर अधिकार किया, ठीक है। पृथ्वीराज ने कैम्बवास या कदम्बवास भी बोलते हैं इसको ना, कैम्बवास के सहयोग से इसको पराजित किया, ठीक है, और गुड़गांव पर पुनः अधिकार कर लिया। गुड़गांव जिसको वर्तमान में गुरुग्राम बोलते हैं ना, गुड़गांव पर पुनः अधिकार किया, ठीक है, गुड़गांव पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यह पृथ्वीराज की पहली सफलता थी, यह पृथ्वीराज थर्ड की पहली सफलता थी, ठीक है, यह पृथ्वीराज की पहली सफलता थी। तो एक बात हो गई।
नंबर 2 की मैं बात करूं तो भांडानकों का विद्रोह। भांडानक भांडानकों का विद्रोह, यह एक जनजाति थी और जिसने विद्रोह किया था पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ। और इसका जो विद्रोह था वो भरतपुर, अलवर और मथुरा वाला जो इलाका पड़ता है हमारे पूर्वी राजस्थान वाला, वहाँ पे इनका विद्रोह हुआ था। मगर पृथ्वीराज ने इनके विद्रोह का भी दमन करके और जो है वापस अलवर, भरतपुर और मथुरा वगैरह जो अपना इलाका था उस पर अपना अधिकार कर लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ इनका जो विद्रोह हुआ था, मैं जगह लिख देता हूँ इनका विद्रोह, यहीं लिख देता हूँ। चलो, इनका विद्रोह एक तो हमारे, सॉरी, अलवर, ये मुख्य क्षेत्र नहीं थे पर यहाँ के आसपास का क्षेत्र था ना, अलवर है, भरतपुर है, मथुरा है, में हुआ में हुआ। मगर इसे भी पृथ्वीराज ने शांत कर दिया, शांत कर दिया। ठीक है, इसे भी पृथ्वीराज ने शांत कर दिया। तो ये भी बात आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है कि भांडानकों का विद्रोह भी इसने दबा दिया था। अब हम इसकी दिग्विजय नीति की बात करते हैं, पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय नीति, जिसके तहत इसने जो है चालुक्यों को पराजित किया, चालुक्यों के साथ संघर्ष हुआ, नागौर का युद्ध लड़ा जाएगा बिल्कुल 1184 से और 1187 के बीच का माना जाता है। इसके पीछे भी 2-3 कारण रहते हैं। ठीक है, वो भी हम अभी जानेंगे। आप इसको उतारें और मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे, फिर वहाँ पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतार लें, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, आपको विद्यार्थियों बढ़िया तरीके से बात समझ में आ रही होगी और जो है आप बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे और उनको बार बार पढ़ रहे होंगे। पिछले साल के पेपरों का अध्ययन करना बढ़िया तरीके से। वैसे हमारी पुस्तक आ रही है, इसी महीने आपको मिल जाएगी। वहाँ से आप पिछले साल के पेपर भी पढ़ सकते हैं, नए सवाल भी पढ़ सकते हैं विथ रेफरेंस के साथ। अच्छी पुस्तकों का रेफरेंस, गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक का रेफरेंस आपको मिलेगा, आपको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक का रेफरेंस मिलेगा, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों का रेफरेंस मिलेगा, आपको जो है गौरी शंकर हीराचंद ओझा जी की पुस्तक, आपको आर.पी. व्यास की पुस्तक जो कि 2 भागों में चलती है, आधुनिक राजस्थान का इतिहास भी 2-2 भागों में चलती है, उसका मिलेगा। उसके अलावा आपको जो है राघवेंद्र सिंह मनोहर जी की पुस्तक का रेफरेंस मिलेगा। इतनी सारी पुस्तकों के माध्यम से उस पुस्तक को तैयार किया है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक होगी। ठीक है, चलो हम यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पढ़ रहे हैं, पृथ्वीराज तृतीय की दिग्विजय नीति है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा, दिग्विजय नीति। ठीक है, दिग्विजय नीति के तहत इसने जो है एक तो चालुक्यों के साथ संघर्ष किया, एक गहड़वाल, और एक आ जाएगा महोबा का जो परमर्दिन देव था उसके खिलाफ, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहला जो संघर्ष लिख सकते हैं वो चौहान चंदेल संघर्ष लिख सकते हैं। ठीक है, चौहान चंदेल संघर्ष। ठीक है, 1 नंबर पे आप लिखो चौहान चंदेल संघर्ष। ठीक है, चौहान चंदेल संघर्ष। तो इसमें विद्यार्थियों में बताऊं आपको, चंदेल शासक जो था इस समय वो था, मैं सीधा लिख देता हूँ, इनके बीच में महोबा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? महोबा का युद्ध होगा। ठीक है, शॉर्ट में लिखूंगा महोबा का युद्ध। ठीक है, महोबा का युद्ध होगा, कब होगा? 1182 ईस्वी में होगा। किस किस के बीच होगा? आप देखिए, पृथ्वीराज तृतीय वर्सेज चंदेल शासक कौन है? परमर्दिन देव है, परमर्दिन देव है। ठीक है, परमर्दिन देव। ठीक है, परमर्दिन देव है। इसके सेनापति थे आलाह व उदल। बड़े ही महत्वपूर्ण नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये लोग पराजित हुए, ये विजयी हुए, इसमें है ना, पराजित हुए, ये विजयी हुए। महोबा का युद्ध था, 1182 में हुआ था। उरई नामक स्थान पर अंतिम रूप से परमर्दिन देव पराजित होता है, पकड़ा जाता है, मगर पृथ्वीराज तृतीय इसको छोड़ देता है और महोबा में अपना एक प्रतिनिधि पंजोन राय को नियुक्त करके और पृथ्वीराज आ जाता है अपने साम्राज्य की ओर। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
ठीक है, उरई नामक स्थान पर पृथ्वीराज परमर्दिन देव को अंतिम रूप से पराजित करके कैद करते हैं, मगर बाद में छोड़ देते हैं, बाद में छोड़ दिया जाता है, बाद में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, बाद में छोड़ दिया जाता है। पृथ्वीराज महोबा इनकी राजधानी हुआ करती थी, है ना। महोबा क्या थी, इनकी राजधानी थी, चंदेलों की, है ना। इनकी राजधानी थी ये, सॉरी, चंदेलों की राजधानी थी महोबा। ठीक है, महोबा में पंजुन राय, ये सवाल पूछते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से खूब सारे सवाल पूछते हैं। आला उदल से सवाल पूछते हैं, पंजुन राय से सवाल पूछते हैं, उरई से पूछते हैं, महोबा का युद्ध पूछते हैं, कौन जीता। आला उदल यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हुई थी, ध्यान रखना, वीर गति पाई, है ना, वीर गति पाई, बड़े ही योद्धा थे। ठीक है, पृथ्वीराज महोबा में पंजुन राय को अपना प्रशासक नियुक्त कर लौटाते हैं, प्रशासक नियुक्त करके लौट आते हैं। ठीक है, लौट आते हैं। तो ये था प्यारे साथियों चौहान चंदेल संघर्ष। अगला मैं संघर्ष की बात करूं नंबर 2 पे, तो चौहान चालुक्य संघर्ष की बात करते हैं। चौहान चालुक्य संघर्ष के पीछे 2-3 कारण जिम्मेदार थे। पहला कारण तो था कि पृथ्वीराज तृतीय अपने पिता सोमेश्वर चौहान की हत्या का बदला लेना चाहता था, क्योंकि भीम सेकंड ने उसकी हत्या कर दी थी। एक बात। नंबर दो था कि चौहान चालुक्यों की सीमा एक दूसरे को छूती थी, इसलिए भी और विवाद का कारण बना, क्योंकि पृथ्वीराज तृतीय दिग्विजयी शासक था, है ना। इस वजह से पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियों को हमने यहाँ पे मिस कर दिया है। इसको जो है राय पिथौरा कहा जाता था, दल पुंगल कहा जाता था और उड़ाना बढ़ाना कहा जाता था। याद आ गई, मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी उपाधियों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उपाधि कौन कौन सी थी देखिए, अभी याद आ गई। उड़ाना बढ़ाना, अचानक आक्रमण करने के कारण उड़ाना बढ़ाना कहा जाता था इसको ना, अचानक आक्रमण करने के कारण। इसके अलावा राय पिथौरा, है ना, एक पिथौरागढ़ किला बनवाया था दिल्ली में इसने। और एक है क्या नाम से, दल पुंगल, है ना, दल पुंगल। ठीक है, ये 3 उपाधियां थी इसकी, ये ध्यान रखना, पूछते हैं। खैर आजकल तो कम हो गई ये दल पुंगल राय पिथौरा पूछना, उड़ाना बढ़ाना पूछी जा सकती है। चलो, चौहान चालुक्य संघर्ष में मैंने 2 कारण तो बताए। तीसरा कारण ये था कि जो आबू का शासक जैत्र सिंह था, उसकी पुत्री थी इच्छिनी देवी, जिससे पृथ्वीराज तृतीय का विवाह हो जाता है, मगर भीम सेकंड भी उससे विवाह करना चाहता था, जिसके कारण भी इनके मध्य युद्ध होता है, जिसे नागौर का युद्ध कहा जाता है। संभवतः यह युद्ध 1184 से 1187 के बीच में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की जो है विजय होती है, मगर भीम सेकंड का मंत्री जगदेव दोनों के बीच में संधि करवा देता है। ये बात है, बस हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने बोल के सुनाई दिया। देखो कारण क्या थे, कारण लिखना चाहूँगा मैं पहले, कारण क्या थे, है ना, संघर्ष के कारण लिखें। तो कारण में पहला कारण तो ये था कि पृथ्वीराज अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। पहली चीज, अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। ठीक है, और दूसरा कारण क्या था,
दूसरा कारण था कि दोनों की सीमाएं एक दूसरे को छूती थी, ठीक है, दोनों की सीमाएं एक दूसरे को छूती थी, ठीक है, दोनों की सीमाएं एक दूसरे को छूती थी। और तीसरा कारण जैत्र सिंह की पुत्री इच्छनी देवी, है ना, जैत्र सिंह की पुत्री इच्छिनी देवी थी, देवी थी, जिससे भीम सेकंड शादी करना चाहता था। भीम सेकंड शादी करना चाहता था, मगर पृथ्वीराज ने इससे शादी की, मगर पृथ्वीराज ने इससे शादी की, ठीक है। इस वजह से दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। इन कारणों के चलते युद्ध कौन सा हुआ, नागौर का युद्ध, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नागौर का युद्ध, नागौर का युद्ध, ठीक है। नागौर का युद्ध होता है, ये समय 1184 से और 1187 ईस्वी के बीच में माना जाता है। और इसमें जो है पृथ्वीराज जीतता है ना, पृथ्वीराज जीता, ठीक है, मगर जीता, मगर ये जो था भीम का मंत्री जगदेव ने संधि करवा दी, है ना, मगर भीम के मंत्री जगदेव ने दोनों के मध्य संधि करवा दी, ठीक है, दोनों के मध्य संधि करवा दी, ये बात ध्यान रखना, दोनों के मध्य संधि करवा दी, ठीक है। तो चलो, ये इसका दूसरा संघर्ष था। तीसरा जो मैं बताऊं आपको वो रहेगा जयचंद गढ़वाल के साथ संघर्ष, ठीक है। वैसे जयचंद गढ़वाल के साथ इसका प्रत्यक्ष रूप से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था, मगर जयचंद गढ़वाल के बारे में जो 2-3 फैक्ट हैं वो मैंने अभी आपको बोल के सुनाए। एक तो संयोगता वाला, एक दिल्ली वाला, और एक कुछ लोग ये भी बताते हैं कि ये जो संघर्ष हुआ था चौहान चंदेल संघर्ष, है ना, चौहान चंदेल संघर्ष, हाँ, कहते हैं कि जो गहड़वाल शासक था जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय के खिलाफ और परमर्दिन देव के साथ संधि कर ली थी, और चंदेल गहड़वाल संघर्ष बना था इस युद्ध में, मगर इसमें पृथ्वीराज जीता था और ये लोग पराजित हो गए थे। एक कारण ये भी बताया जाता है, ठीक है। तो इनको आप उतारें, मैं इसको मिटा के और जयचंद गढ़वाल संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है। जयचंद गढ़वाल के साथ पृथ्वीराज तृतीय के संघर्ष की बात करते हैं, ठीक है। आपने इसको उतार लिया होगा बढ़िया तरीके से, और मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो, ये मैंने मिटा दिया है, और अब हम इसको भी उतार लिया होगा तो उपाधियों को आपने, है ना। चलो, हम 5-7 मिनट की क्लास बची है, 5 मिनट की, अब हम अगला क्लास खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पृथ्वीराज और जयचंद संबंध, जयचंद संघर्ष के कारण, है ना, संघर्ष के कारण, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इन दोनों के बीच में प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं लड़ा गया। मैं सबसे पहले यही बात लिखता हूँ, दोनों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष नहीं हुआ, संघर्ष नहीं हुआ। आप लोगों को पढ़ते हुए नींद तो नहीं आ रही, कहीं नींद नहीं लेनी है, बैठ के पढ़ना है, सो के नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, और आपको वैसे आप दिन में देख रहे होंगे, रात में नहीं देख रहे होंगे, दिन में भी नींद नहीं आनी चाहिए, रात में भी नहीं आनी चाहिए, क्लास चलते समय नींद नहीं आनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। चलो, इन दोनों के बीच में संघर्ष के कारण क्या थे वो मैंने बोल के तो सुनाई दिए, मैं सीधा अब लिख ही देता हूँ। पहला क्या था, पहला ये था कि
गठबंधन वाली बात मैं लिख देता हूँ कि पृथ्वीराज के विरुद्ध, पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद ने, जयचंद कन्नौज का ये शासक था ना, कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था, कन्नौज शासक है ना, और इसका वंश था गहड़वाल, ये ध्यान रखना, गहड़वाल इसका वंश था, ठीक है। तो पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचंद ने परमरदीन देव के विरुद्ध, हाँ, परमरदीन देव के साथ संबंध, गठबंधन बनाया। परमरदीन देव, परमरदीन देव के साथ गठबंधन बनाया, ठीक है। एक तो ये कारण था, है ना, मैं यहाँ पे पेन बदल लेता हूँ। और दूसरा कारण क्या था? पृथ्वीराज रासो के अनुसार, दूसरा कारण मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार, पृथ्वीराज रासो के अनुसार क्या बात होती है कि अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने दिल्ली, दिल्ली पृथ्वीराज को सौंप दी, पृथ्वीराज को सौंप दी। इस कारण जयचंद नाराज था, इस कारण जयचंद नाराज था, इस कारण जयचंद नाराज था, क्योंकि, क्योंकि पृथ्वीराज व जयचंद दोनों मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे, अर्थात अनंगपाल, जयचंद और पृथ्वीराज दोनों का नाना लगता था, ठीक है। ये कारण बताते हैं पृथ्वीराज रासो। और तीसरा कारण संयोगिता वाला, संयोगिता वाला कारण, संयोगिता वाला कारण ना, संयोगिता वाला कारण की बात कौन करते हैं? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा करते हैं। वहीं डॉक्टर दशरथ शर्मा करते हैं, दशरथ शर्मा करते हैं। वे सीवी वैद्य करते हैं। कौन? सीवी वैद्य करते हैं, ठीक है। तो इन तीन विद्वान जो ये कहते हैं कि जो संयोगिता थी वो इससे प्रेम करती थी पृथ्वीराज से, और पृथ्वीराज उसको स्वयंवर से उठा लाया था, जिसकी वजह से जयचंद नाराज था, और इस ये इनके बंध के कारण थे, ठीक है। वैसे इनके बीच में प्रत्यक्ष संघर्ष कभी नहीं हुआ। तो ये तीन कारण थे, और इसके साथ ही पृथ्वीराज का जो संघर्ष था वो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। चूंकि तुर्कों के साथ संघर्ष हुआ था वो हमने पहले क्लास में पढ़ लिया है। तो ये हमारे चौहान राजवंश यहाँ पे पूरे होते हैं प्यारे साथियों। और अब मैं आपको बता दूं कि राजवंशों में मैं इतनी ही क्लास लेने वाला हूँ, इससे ज़्यादा क्लास नहीं दूंगा। इसके अलावा आपको जो है अन्य राजवंश पढ़ने हैं, बीकानेर का राठौड़ राजवंश भी पढ़ना है। तो इसके लिए मेरी पुस्तक पढ़ लेना, वहाँ से आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ठीक है। काफ़ी डिटेल में लिखी है, बहुत बढ़िया लिखी है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम एक नया टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। मुझे लगता है 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।